हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आपका दोस्त आपका भाई सागर फिर से आपके साथ एक नए सेशन के साथ। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ ये वीवीआई टॉपिक है, पॉलिटी का टॉपिक है। ठीक है, आज जो जितने भी अनुच्छेद हैं हमारे संविधान में, जितने भी अनुच्छेद हैं, मैं हर एक अनुच्छेद के बारे में डिस्कस करूँगा, ब्रीफली डिस्कस करूँगा, ताकि एग्जामिनेशंस में आपको कोई भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं हो। और जो अनुच्छेद बार बार रिपीट होता है उस पर मैं ज़्यादा आपको जोर दूंगा कि आपको उसमें मिस ना हो क्वेश्चंस। ठीक है ना। और भी बहुत मैं हर एक अनुच्छेद लेके आया हूँ आपके सामने, क्योंकि एग्जामिनेशंस में कोई पता नहीं रहता है कि कौन वीवीआई है कौन नहीं है, क्योंकि एग्जामिनेशंस के में ये डिपेंड करता है कि ट्रेंड क्या चला हुआ है। ठीक है ना, तो कुछ भी पूछ सकते हैं, इसलिए हमको पहले से प्रिपेयर होकर रहना पड़ेगा। तो हम ये नहीं देख सकते। हाँ, कुछ कुछ अनुच्छेद जो हैं जो मतलब है कि कंटिन्यूसली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो तो मैं आपको बताऊंगा। पर उसके साथ और भी अनुच्छेद जो इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले एग्जाम्स में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। मतलब एक भी अनुच्छेद को छोड़ना नहीं है, हर एक अनुच्छेद को पढ़ के जाना है। ओके, तो चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं लेट ना करते हुए। चलिए, पहला जो हमारा अनुच्छेद जो वन है, ओके, अनुच्छेद जो वन है, जो हमारा अनुच्छेद वन है, ठीक है, आप देख रहे हैं जो हमारा अनुच्छेद वन है, ये है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। जो अनुच्छेद वन है ये रिलेट करता है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अनुच्छेद एक जो है ये संघ का नाम और राज्य क्षेत्र है। अनुच्छेद दो में क्या है? अनुच्छेद एक में है संघ का नाम, ठीक है, और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद दो में क्या है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अगर कोई राज्य का नया स्थापना होता है, ठीक है ना, जैसे तेलंगाना हुआ 2014 में, तो वो जो है अनुच्छेद दो में ऐड होगा। ओके, समझ में आ गया आपको? ठीक है ना। पहला में हो गया, अनुच्छेद एक में क्या होता है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। और दूसरा में क्या होता है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। ओके, फिर हम आते हैं अनुच्छेद तीन में। अनुच्छेद तीन में क्या है भाई? अनुच्छेद तीन में है राज्यों का निर्माण तथा सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन। राज्य का निर्माण हुआ, ठीक है, राज्य का, जैसे आप सपोज कर लीजिए कि जैसे 2014 में जब तेलंगाना का स्थापना हुआ, ठीक है, निर्माण हुआ, तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन। सीमाएं जो उसकी लगी, कहाँ से कहाँ उसकी सीमा होगी, ठीक है, कि किस स्टेट के साथ साथ कितना, मतलब कि कितना किलोमीटर का सीमा होगा, क्या होगा, नहीं होगा, सारा जो है अनुच्छेद तीन में डिस्कस किया गया है। ठीक है ना। नामों में परिवर्तन, ठीक है, नामों में परिवर्तन, ठीक है। तो जैसे कोई भी स्टेट में किसी भी मतलब कि नाम अगर चेंज होता है, ठीक है ना, अगर नाम अगर चेंज होता है वो सारे अनुच्छेद तीन में लिया गया है। ठीक, अनुच्छेद तीन से लिया जाएगा। तो इस तरह से हम एक देख ले ब्रीफ में कि अनुच्छेद एक में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र आता है। अनुच्छेद दो में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना आता है, ठीक है। और फिर अनुच्छेद तीन में राज्य का निर्माण तथा सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन। ठीक है, ये जितने भी आते हैं अनुच्छेद तीन में आते हैं। अब आ जाते हैं अनुच्छेद चार। अनुच्छेद चार में क्या है भाई? अनुच्छेद चार में जो है पहली अनुसूचित व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा दो और तीन के अधीन बनाए गए विधियाँ। ठीक है, देखिए, पहली अनुसूचित व चौथी अनुसूची के संशोधन, जो अनुसूची में संशोधन हुआ था, तथा दो और तीन के अधीन बनाई गई विधियाँ। दो और तीन के अधीन बनाए, जो दो और तीन है इसके जो अधीन बनाई गई विधियाँ हैं, ये आपको अनुच्छेद चार में किया गया। देखिए, एग्जामिनेशन में कहाँ से क्वेश्चन बनेगा? एक तो यहाँ से बनेगा, पहला वाला अनुच्छेद एक से, फिर अनुच्छेद दो से बनता है, ठीक है ना, अनुच्छेद दो से बनता है, फिर अनुच्छेद तीन से बनता है। ठीक है, आपको यहाँ बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, अनुच्छेद एक, अनुच्छेद दो, अनुच्छेद तीन, यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है, इसलिए आपको इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। अनुच्छेद चार भी ठीक है, एग्जामिनेशन में अभी तक इतने नहीं आते हैं क्वेश्चन, फिर भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है कि पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा दो और तीन के अधीन बनाएगी विधियाँ हैं। ठीक है, पाँचवा अनुच्छेद जो है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। ठीक है, ये है आपको संविधान के प्रारंभ, जब संविधान स्टार्ट होता है उसमें नागरिकता के बारे में जितनी भी जो भी चीज़ कही गई है वो अनुच्छेद 5 से ली गई। ठीक है, अनुच्छेद 5 में इसका विवरण दिया हुआ। ठीक है, अब आता है अनुच्छेद 6 में। अनुच्छेद 6 में क्या है? भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता, जो भारत आके जो रह जाते हैं, ठीक है ना, जो भारत आते हैं उनके नागरिकता क्या प्रावधान है, कितना साल उन्हें रहना पड़ेगा, क्या क्या प्रोसीजर्स हैं, वो सारे अनुच्छेद 6 में विगतवार दिया हुआ है। ओके, अब आते हैं अनुच्छेद 7 में क्या है? पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता। ठीक है, पर जो कोई होते हैं, जैसे कि कोई भी हो, जो अगर वो इंडिया से पाकिस्तान जाते हैं तो उनको क्या क्या प्रोसीजर्स हैं वहाँ की नागरिकता के लिए, और वो क्या क्या मतलब कि क्या क्या प्रोसीजर के थ्रू उनको पाकिस्तान भेजा जाता है। ठीक है, उस सारों का विवरण जो है अनुच्छेद 7 में है। ओके,
अनुच्छेद 8 जो है एनआरआई वालों के लिए, भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। एनआरआई क्या हो गया? नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, ठीक है, मतलब वो है तो इंडियन बट वो रहते हैं बाहर, ठीक है, उन्हें हम एनआरआई कहते हैं, ठीक है। उनके बारे में क्या क्या है, क्या क्या प्रोसीजर्स हैं उनकी नागरिकता को लेके, ये अनुच्छेद 8 में मतलब कि बताया गया। ओके, इस चीज़ को हम देख सकते हैं अनुच्छेद 8 में। अनुच्छेद 9 में क्या है? विदेशी राज्यों की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना। अगर कोई भी विदेश मतलब कि कोई भी इंडियन है, ठीक है, वो चले गए यूके चले गए, वहाँ पे उन्हें ग्रीन कार्ड मिल गया, वहाँ का नागरिकता मिल गया, तो फिर इंडिया की नागरिकता उनका कोई काम का नहीं है, ठीक है ना। इंडिया की नागरिकता उन्हें नहीं मिल सकती है, उसका सारा विवरण है अनुच्छेद 9 में किया गया है, ठीक है। अब आते हैं अनुच्छेद 10 में। अनुच्छेद 10 में क्या है? ठीक है, अनुच्छेद 10 में क्या है? नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 10 में बताया गया है कि नागरिकता का जो अधिकार है वो बना रहना चाहिए, ठीक है। नागरिकता का अधिकार बना रहने के लिए क्या क्या टर्म्स इंपॉर्टेंट है, सारा कुछ जो है अनुच्छेद 10 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 10 में विवरण के साथ दिया हुआ है, ठीक है। तो नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। फिर आते हैं अनुच्छेद 11 में। अनुच्छेद 11 में क्या है? संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियम। संसद के द्वारा नागरिकता का जो कानून है उसका जो विनियम होता है, ये अनुच्छेद 11 में इन डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। फिर आता है अनुच्छेद 12, राज्य की परिभाषा। एक राज्य की परिभाषा जो है अनुच्छेद 12 वीवीआई क्वेश्चन है, हर एग्जामिनेशंस में आपको देखने को मिलता है, ठीक है, हर एग्जामिनेशंस में आपको देखने को मिल जाता है। ओके, राज्य की परिभाषा है, हर एग्जामिनेशंस में आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद फिर है अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में क्या? मूल अधिकारों को अल्पीकरण करने वाली विधियाँ, ठीक है। मूल अधिकार, जो हमारा मूल अधिकार है उसको अल्पीकरण करने वाली विधियाँ जो है अनुच्छेद 13 में दी गई है। आपको इंपॉर्टेंट क्या क्या रखना है, याद रखना है इन 13 अनुच्छेदों में। 1, 2, 3 तो आपको बिल्कुल भी याद रखना है, ठीक है ना। 1, 2 और 3 जो है, 1, 2, 3 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसका 4 आप ध्यान भी रखते नहीं भी रखते तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको एग्जामिनेशन में कुछ भी पूछा जा सकता है, आपको पता है, इसलिए आपको मैं बोल रहा हूँ कि आप ध्यान लेके चलें इसको, ठीक है। 5वां तो पूछता ही है, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, ठीक है। 5, 6, 7, 8, ठीक है, 10 तक जो है, 5 से 10 तक जो है वीवीआई है और पूछ लिया जाता है। संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, ठीक है। भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता, भारत जो आते हैं व्यक्ति उसका नागरिकता। पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता, पाकिस्तान जो जाते हैं उनका नागरिकता। भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों का नागरिकता, ये 8 में है, अनुच्छेद 8 में है। अनुच्छेद 9 में है विदेशी राज्यों की नागरिकता, विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना, ये जितना भी डिटेल है वो अनुच्छेद 9 में है। 10 में आप देख रहे हैं नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, ठीक है ना, जो भी नागरिकता का अधिकार है वो बना रहता है। अनुच्छेद 11 में आपको क्या दिया हुआ है? संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियम। और अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा, एक राज्य की क्या परिभाषा होती है, अनुच्छेद 12 में इन डिटेल बताया गया है। और अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों को अल्पीकरण करने वाली विधियाँ, ठीक है। ये सारी जो हैं इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको 1, 2, 3 उसके बाद 5 से 10 तक आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 1 तो वीवीआई है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 जो है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। और अनुच्छेद 3 जो होता है नए राज्यों का निर्माण होता है, उसका सीमाएँ होती है, नामों में परिवर्तन, ठीक है। आपको इन चीज़ों का याद रखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं 14 नंबर अनुच्छेद में क्या है। आते हैं अनुच्छेद 11 में। 11 तो उन्होंने पढ़ ही लिया था, ठीक है ना, फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ। संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियम, अनुच्छेद 11 में, ठीक है। अनुच्छेद 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 13 में क्या है? मूल अधिकारों के असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियाँ, जितनी भी हैं अनुच्छेद 13 में है, ठीक है ना। और फिर आता है अनुच्छेद 14, ठीक है, विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता, जो हमारा विधि विधान है कानून का जो भी है उनके समक्ष समानता, ये सारी जो है आपको अनुच्छेद 14 में इसका विवरण दिया हुआ है। अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 15 में क्या है? धर्म जाति लिंग पर भेद का प्रतिषेध, ठीक है। धर्म जाति लिंग पर भेद का प्रतिषेध। देखिए क्या होता है कि आजकल जो हमारे कंट्रीज़ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या? धर्म के नाम पे, लिंग के नाम पे इन्हें मतलब कि भड़काया जाता है, बहुत सारे क्रिटिसाइज़ किया जाता है, बहुत सारे दंगे भी होते हैं धर्म के कारण। उनके बारे में इस विवरण में अनुच्छेद 15 में विगतवार दिया हुआ है, ठीक है ना। अब आता है अनुच्छेद 16 में। अनुच्छेद 16 में क्या है? लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में है। 14 और 15 वीवीआई है, 12 तो है ही है। आते हैं 17 में। 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत, ठीक है। छुआछात, अगर हम अपनी भाषा में कहें तो छुआछात होता है कि अनुच्छेद 17 वीवीआई हर एग्जामिनेशंस में आपको यहाँ से देखने को मिल जाता है, यहाँ से लेके 25 तक। इतना इंपॉर्टेंट है कि ये आना ही आना है, ठीक है ना, एग्जामिनेशंस में यहाँ के, इसलिए मैं आपको ये बता देता हूँ। हर अनुच्छेद बताऊँगा मैं आपको, ऐसा नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको बेसिक ज़्यादा फोकस दूंगा उस चीज़ पे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं।
अस्पृश्यता का अंत मतलब छुआछात का, आपको सिंगल वर्ड में समझना है कि छुआछात का अंत। जो हमारे समाज में आजकल होता है कि छोटे निम्न वर्ग के जो लोग होते हैं, छोटी जातियों के लोग होते हैं, तो उनके मतलब होता है कि छुआछात का एक भेद भावना हो जाता है जो बड़े कास्ट के होते हैं। तो इसको अंत करने के लिए जो है अनुच्छेद 17 में प्रावधान है। अनुच्छेद 18 क्या है? उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, ठीक है। अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 में है वाक्य की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए अनुच्छेद 19 में, ठीक है। 19 में 1 2 3 4 है, प्रेस की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता है, ठीक है ना। कोई भी धर्म को अपना सकते हैं, ऐसा कोई कुछ नहीं है कि आप इंडिया में तो हिंदू को ही अपना सकते हैं, कोई मुस्लिम को नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि हमारा संविधान इतना सबसे बेस्ट संविधान है पूरे वर्ल्ड में। हमें प्राउड होना चाहिए हमारे संविधान पे कि यहाँ पे किसी चीज़ का रोकटा, अगर आप और भी नेबर्स कंट्री को हमारा देख ले, वहाँ पे एक स्ट्रिक्ट संविधान है, ठीक है ना। लेकिन हमारा जो संविधान है वर्ल्ड का सबसे बेस्ट संविधान है, जो हमें हर चीज़ की स्वतंत्रता प्रदान करती है। आप किसी भी धर्म में जा सकते हो, किसी भी चीज़ को मान सकते हैं। ईश्वर को मानना बिल्कुल मानिए, अल्लाह को मानना अल्लाह को मानिए, ईसा मसीह को मानना ईसा मसीह को मानिए, किसी भी ईश्वर देवता को मानना है आपको, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ये जो है वाक्य की स्वतंत्रता 19 का A 1 2 3 4 में है। प्रेस की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता है। ये सब सारी चीज़ें जो हैं वो 19 में है। VVI है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। अनुच्छेद 20 अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण जो है अनुच्छेद 20 में है। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 में क्या? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता जो है, फ्रीडम जो है, वो आपका अनुच्छेद 21 में है। ये जो है मुझसे पूछा गया था SSC में कि अनुच्छेद 21 का क जो है वो किससे, मतलब कि उसमें क्या है। तो ये है ऑप्शन बी में उससे था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। ये जो है VVI है, ये मुझसे भी पूछा गया था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये VVI है कि अनुच्छेद 21 का जो क है उसमें है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के शिक्षा का अधिकार, ठीक है। 21 का क VVI मैं आपको इससे बोल रहा हूँ VVI है। अनुच्छेद 22 में आते हैं हम। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी का से संरक्षण, कुछ दशाओं में कुछ कंडीशन ऐसा होगा कि मतलब कि वहाँ पे गिरफ्तारी करने पे थोड़ी सी रोक टोक होगी, ठीक है। अनुच्छेद 22 में कुछ होता है, जैसे कि अगर हम बात कर लें, अगर कोई महिला अपराधी हैं, ठीक है, उनसे कोई अपराध हो चुका है, वो जानबूझ के हो या गलती से हो वो अलग चीज़ है, वो तो जो कानून व्यवस्था वो समझेंगी अपनी बातों को, उनकी बातों को। बट अगर शाम 6 बजे के बाद कोई भी महिला को आप अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, उन्हें हम जेल में नहीं रख सकते। ये हमारा जो है अनुच्छेद 22 के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि महिलाओं को आप अरेस्ट नहीं कर सकते शाम 6 बजे के बाद। ओके, ये हो गया। उसके बाद आता है अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार और बाल आश्रम, ठीक है। ये मानव के दुर्व्यवहार और बाल आश्रम के बारे में अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 24 में कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत। अनुच्छेद 24 में ये कहा गया है कि जैसे कहा गया है कि जो 14 साल से जो हम कहते हैं कि चाइल्ड लेबर केस जो बनता है, चाइल्ड लेबर की 14 वर्ष के छोटे बच्चों 14 वर्ष से अगर कोई बच्चा छोटा है उसे अगर काम करने के लिए मतलब बोला जाता है तो ये एक अपराध है। और कितनी मतलब कि 14 वर्ष से पहले मतलब उनको काम नहीं करना है, ठीक है, ये चाइल्ड लेबर के खिलाफ एक केस भी बनता है। ये सारा जो अनुच्छेद 24 में प्रावधान है, ठीक है ना। अब आते हैं अनुच्छेद 25 धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। धर्म का आचरण, कोई भी धर्म हो उसका आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता हमारे अनुच्छेद 25 में दिया गया है कि भैया आप कोई भी धर्म का आचरण, कोई धर्म को अपना सकते हैं, किसी बारे में आचरण है जैसा उनका बिहेव कर सकते हैं, और उनका प्रचार की स्वतंत्रता है। आप उस धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं, इसके लिए आपको इंडिया में कहीं रोक टोक नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। ये हमारा सबसे बड़ा, यही तो हमारा संविधान की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि हर एक कास्ट को, हर एक मतलब धर्म को इस तरह से अपनाया गया है, इतना भाईचारा है। बट कुछ ऐसे मतलब कि लोग, मैं तो लोग ही कहूँगा, जो इस तरह से भेदभाव करते हैं और गलत तरह से उस चीज़ को फ़ायदा उठाते हैं, तो ये गलत है। लेकिन हमारा संविधान सबसे बेस्ट है, मैं आज भी मानता हूँ और हमेशा मानता रहूँगा इस चीज़ को। अनुच्छेद 25 धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता, ये सारी इंपॉर्टेंट है। 17 to 25 VVI है, मतलब आप इसे मिस नहीं कर सकते, VVI है, ठीक है। 14-15 भी VVI है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अनुच्छेद 26 की तरफ। अनुच्छेद 26 में क्या है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। जितने भी धार्मिक कार्य हैं, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जिसका भी धार्मिक कार्य है, जो भी वो फंक्शन अरेंज करते हैं, उसकी स्वतंत्रता का जो प्रावधान है, जो भी उनका वर्णन है, वो अनुच्छेद 26 में
दिया हुआ है, ठीक है। अनुच्छेद 29 वीवीआई हर एग्ज़ाम में एसएससी, रेलवे, पीसीएस हो, यूपीएससी हो, हर एग्ज़ाम में ये 29 आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये इसलिए पूछा जाता है क्योंकि ये बहुत ही वीवीआई है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण, जो हमारे जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनके हितों का संरक्षण जो आर्टिकल 29 में विगतवार दिया हुआ है। ओके, अब आता हूँ अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। जो भी जितना भी आपको इंस्टीट्यूट है, टीचिंग इंस्टीट्यूट है, की स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ठीक है। अनुच्छेद 30 में जो बहुत ही अच्छी बात है, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने का और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 30 में, ठीक है। तो ये 26 से लेकर 30, जैसे मैंने बताया था आपको 15 to 25 और आपको 26 से 30 वीवीआई है। इस चीज़ को आपको नहीं छोड़ना है। 29 हो गया, 24 हो गया, 15, 16, 13, 14 सब इम्पॉर्टेंट है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ओके, फिर हम आते हैं अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 पे अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए उपचार। अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए उपचार जो है अनुच्छेद 32 में है। अनुच्छेद 36 में क्या परिभाषा है, अनुच्छेद 36 में क्या परिभाषा है। और अनुच्छेद 40 एक ऐसा टॉपिक जहाँ से हर एग्ज़ाम्स में कम से कम शिफ्ट वाइज हो, हर एक 2-3 शिफ्ट में अगर हम रेशियो निकालें तो हर एक शिफ्ट में तो ये आना ही आना। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, ये बीपीएससी का भी क्वेश्चन है, ठीक है। ग्राम पंचायतों का संगठन जो है अनुच्छेद 40, फिर से मैं रिपीट करूंगा, ग्राम पंचायतों का जो संगठन है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन, कृषि और पशुपालन का संगठन जो अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 का क में है पर्यावरण, वन तथा वन जीवों की रक्षा, वीवीआई है। 48 का क में क्या है, पर्यावरण, वन तथा वन जीवों की रक्षा, सारा वर्णन जो है अनुच्छेद 48 का क में है, ठीक है। अनुच्छेद 49 में क्या है, राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। जितने भी राष्ट्रीय स्मारक स्थान है और उसका जो वस्तु है उनका संरक्षण के बारे में अनुच्छेद 49 में इन डिटेल कहा गया है। अनुच्छेद 50 में क्या है, कार्यपालिकाओं से न्यायपालिकाओं का पृथक्करण, ठीक है। वीवीआई है कार्यपालिकाओं से न्यायपालिकाओं का पृथक्करण, ठीक है। ये वीवीआई है। 51 में है, अनुच्छेद 51 में क्या, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा जो है अनुच्छेद 51 में दिया हुआ है, ठीक है। हमारा मूल कर्तव्य है ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, ठीक है। अब आते हैं अनुच्छेद 51 का क, मूल कर्तव्य। हमारा जो मूल कर्तव्य है 51 का क वीवीआई है। 51 का क जो हमारा मूल कर्तव्य है ये 51 का क है, मूल कर्तव्य, ठीक है। फिर अनुच्छेद 51 अगर बोला जाए तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, और अनुच्छेद 51 का क जो है हमारा मूल कर्तव्य है। यहाँ से कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है, वहाँ पे एग्जामिनेशंस में आपको दे देगा। फिर अनुच्छेद 51 मूल कर्तव्य का जो वर्णन किस में है, अनुच्छेद 51, 51 का क, 51 का ख, 51 का ग। बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना है, अनुच्छेद 51 का क मूल कर्तव्य। ओके, अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति, भारत में एक राष्ट्रपति होंगे। इसका जो जितना भी मतलब विवरण है ये अनुच्छेद 52 में 52 में विगतवार दिया हुआ है। संघ की कार्यपालिक शक्ति 53, राष्ट्रपति के पास जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति होगी। इसके बारे में यहाँ 52 में राष्ट्रपति होगा भारत में एक, उसका 53 में आते हैं तो संघ की कार्यपालिका शक्ति उनके पास होगी। 52 में राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, क्या प्रक्रिया होगी, सारा इसमें दिया हुआ है। फिर 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, क्या क्या रीति होगी 55 में। 56 में राष्ट्रपति की पदावधि कितने साल तक होगी, ठीक है वो। और 57 में पूर्ण निर्वाचन के लिए क्या क्या प्रोसीजर हैं, सारी जो है 57 में है। तो आपको 51 से लेके 57 तक कुछ भी मिस नहीं करना है, कुछ भी मिस नहीं करना, वीवीआई है। 51 का क मूल कर्तव्य, हर एग्ज़ाम का एक ट्रेंडिंग टॉपिक, ट्रेंडिंग क्वेश्चन। 52 राष्ट्रपति, भारत में एक राष्ट्रपति होंगे। मैं कहानी की तरह बता रहा हूँ, भारत में एक राष्ट्रपति होंगे 52। 53 संघ की जितनी भी कार्यपालिका शक्ति होंगी वो राष्ट्रपति के पास होगी। 53 हो गया ये। 54 में अगर हम आएंगे तो राष्ट्रपति का निर्वाचन भी तो होगा, ठीक है। क्या प्रोसीजर होंगे, क्या एज लिमिट होगी, क्या क्या क्राइटेरिया होंगे, सिर्फ 53 में। 54 में है। 55 में अगर हम आते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, क्या क्या रीतियां हैं वो 55 में होगा। 56 में क्या होगा, राष्ट्रपति की पदावधि कितने साल तक क्या होगा, नहीं होगा, कितनी उनकी पदावधि होगी, क्या लिमिट है। ओके, 57 में क्या होगा, पूर्ण निर्वाचन के लिए क्या क्या उनके लिए प्रोसीजर्स हैं वो सारे पूर्ण निर्वाचन की पद्धति के तहत होगी। ओके, जैसे हमने पढ़ा 56 में राष्ट्रपति की पदावधि, 57 में पूर्ण निर्वाचन के लिए पात्रता, उसके बाद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए आहित्य,
ठीक है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए आयु। 59 में क्या है, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, क्या क्या शर्तें हैं, कंडीशंस हैं, 59 में है। 60 में राष्ट्रपति का शपथ जो है 60 में है। 52 से लेकर 60 तक देखिए राष्ट्रपति है। 61 तक राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रक्रिया। वीवीआई कितने क्वेश्चंस में आ चुके हैं इन्हें भी नहीं पता, ठीक है ना। एसएससी, रेलवे, पीसीएस, यूपीएससी सारे क्वेश्चंस में आगे स्टेट की जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं अनुच्छेद 61 किससे रिलेट करता है, तो ये पूछा जाता है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को बढ़ने के लिए निर्वाचन का समय और रीतियाँ, ठीक है। आप 52 से लेकर 62 ये 10 अनुच्छेद है, आपको बिल्कुल आपके ज़ुबान पे होना चाहिए, ठीक है, कहीं से भी आपको मिस्टेक नहीं होना चाहिए। इसमें 61 वीवीआई है, 60 और 61 वीवीआई है। 62 जो है राष्ट्रपति का बढ़ने के लिए निर्वाचन समय और रीतियाँ क्या क्या हैं। 63 भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 में फिर क्या क्या, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। वीवीआई क्वेश्चन 64 वीवीआई मैं आपको बोल देता हूँ, हर एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल जाएगा ये 64। 63 में क्या होगा, भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है, कह दिया गया। लेकिन जो उपराष्ट्रपति जो होगा 64 में ये अनुच्छेद में ये कहा गया, जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति भी होगा। ओके, यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 65 में आके क्या कहता है, राष्ट्रपति के पद की रिक्ति पर उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे। अगर राष्ट्रपति किसी कारणवश अगर छुट्टी पे हैं, तबीयत खराब है, तो उनका जितना भी कार्य होगा वो सारी शक्तियाँ जो होगी उपराष्ट्रपति के पास होगी। 66 में क्या है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। 67 में है उपराष्ट्रपति की पदावधि, ठीक है, उपराष्ट्रपति की पदावधि क्या होगी। अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त भरने के लिए निर्वाचन, ठीक है। 69 उपराष्ट्रपति के द्वारा शपथ, ठीक है, उपराष्ट्रपति के द्वारा शपथ 69 में। 70 में क्या है, अन्य जितने भी आपको कार्य होगा, अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन, ठीक है, अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन जो होगा अनुच्छेद 70 में होगा। अनुच्छेद 71 में क्या है, राष्ट्रपति अनुच्छेद 71 में क्या है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विषय जितने भी हैं, ठीक है। अनुच्छेद 71 में क्या है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विषय जितने भी हैं ये 71 में होगा अनुच्छेद। तो आपको बिल्कुल याद रखना 52 to 62 आपको राष्ट्रपति के बारे में। फिर 63 में आते हैं, राष्ट्रपति होगा, बहुत वीवीआई है। 64 में पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन सभापति होना चाहिए, किस अनुच्छेद में है, 64 में है, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति के पद की रिक्त अगर रिक्त है तो उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे, 65 में है, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए अनुच्छेद 72 आर्टिकल 72 में क्या है, क्षमादान की शक्तियाँ। क्षमादान की जो शक्तियाँ होंगी वो राष्ट्रपति के पास होती है, तो क्षमादान में की शक्तियाँ के बारे में वर्णन जो है अनुच्छेद 72 में है। 73 में क्या है, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार आपको अनुच्छेद 73। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति को सलाह देगा, किसी भी टॉपिक पे अगर राष्ट्रपति को सलाह चाहिए तो वो सलाह देगा। अनुच्छेद 75 मंत्रियों के बारे में उपबंध, ठीक है, मंत्रियों के बारे में जो उपबंध हो गए, कैबिनेट मंत्रियों के बारे में उपबंध हो गया। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी जो होता है 76 जो होगा, सेक्रेटरी जनरल जिसे कहते हैं, 76 में भारत का महान्यायवादी। ओके, अनुच्छेद 77 में क्या होगा, भारत सरकार के कार्य का संचालन, भारत सरकार का कार्य कैसे चला, उसका संचालन कैसे हो रहा है, अनुच्छेद 70 में इसके बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 70 राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य, राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए क्योंकि क्या क्या हो रहा है कंट्री में, क्या क्या हम कर रहे हैं, सारी बातों की जानकारी देने के लिए उनका जो कर्तव्य होगा अनुच्छेद 78 की तरह वो होगा। अनुच्छेद 79 संसद का गठन, वीवीआई यहाँ से लेके यहाँ तक अभी वीवीआई चल रहा है। महान्यायवादी 76 आपको बिल्कुल याद रखना है। ओके, 79 में क्या है, संसद का गठन होगा। 80 में क्या है, राज्यसभा का संरक्षण होगा, क्योंकि राज्यसभा को संसद का सबसे ऊपरी भाग क्या होता है, संसद का सबसे ऊपरी भाग राज्यसभा होता है, निम्न सभा लोकसभा, उच्च सभा राज्यसभा, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। अनुच्छेद 80 पहले राज्यसभा का संरचना, फिर 81 लोकसभा का संरचना। 83 संसद के सदनों की अवधि क्या क्या हो, कितने देर की अवधि होगी। 84 संसद के सदस्यों के लिए अर्हता, ठीक है। 85 संसद का सत्रावसान और विघटन, ठीक है, जो भी आपको विघटन हो जाता है किसी कारण बस वो अनुच्छेद 85 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि संसद का सत्रावसान और विघटन कब, ये सत्र जो होगा संसद का मानसून सत्र हो गया, जो भी सत्र हैं वो जो कब होगा और विघटन कैसे होगा, ठीक है, वो सारा जो है अनुच्छेद 85 में आर्टिकल में है, ठीक। 87 में क्या है, राष्ट्रपति का विशेष
विशेष अभिभाषण, राष्ट्रपति का जो विशेष अभिभाषण होगा वो अनुच्छेद 87 में है। और 88 में क्या है, सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी अधिकार, सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी अधिकार, सदन में जो जितने भी मंत्री हैं और महान्यायवादी का और जो महान्यायवादी जो हैं उनका जो अधिकार है वो सारा जो है 88 में डिस्कस किया गया है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ 75 से लेकर 88 तक आपको बिल्कुल इन चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा। और 72 तो वीवीआई है ही, समाधान की शक्ति राष्ट्रपति के पास जो है आर्टिकल 72 के तहत समाधान की शक्ति का पावर है, जो शक्ति है। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, ठीक है, हो गया। यहाँ तक हमने सदन के बारे में मंत्री और महान्यायवादी अधिकार, ये भी हो गया। राष्ट्रपति का सभापति और उपसभापति, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति जो होता है, अनुच्छेद 89 के तहत राज्यसभा का जो सभापति कौन होता है, हमारे उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, ये 64 में कहा गया है। और आपको जो उपसभापति जो होता है इनके बारे में वर्णन जो 89 में किया गया। अनुच्छेद 90 में है उपसभापति का पद रिक्त होने या पद हटाया जाना। उपसभापति जो होता है राज्यसभा का, उसका पद जो है रिक्त होना या पद से हटाया जाना। 91 में क्या है, सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्तियाँ क्या क्या हैं। 92 में क्या है, सभापति या उपसभापति के पद से हटने का संकल्प विचारधारा हो तथा उसका पीठासीन ना होना, ठीक है, ये सारा 92 में है। 93 में क्या, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। 93 वीवीआई है, जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो पूछता है कि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किस अनुच्छेद के तहत आते हैं, वो आते हैं 93 के तहत। 94 में है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, 94 में है। 95 में है अध्यक्ष में कर्तव्य एवं शक्तियाँ क्या क्या होती है, लोकसभा अध्यक्ष के पास कर्तव्य और शक्तियाँ, ये आपको 95 में है। ओके। 96 में क्या है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प हो तब उसका पीठासन ना होना, ये 96 में है। 97 में क्या है, सभापति उपसभापति तथा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन में बढ़ते। 97 में वीवीआई है, इनका जो वेतन बढ़ता है सभापति उपसभापति तथा अध्यक्ष उपाध्यक्ष, जो राज्यसभा का सभापति होता है, देखिए उपराष्ट्रपति होता है, उनको वेतन जो है एज ए उपराष्ट्रपति पद पर रहने के लिए नहीं मिलता, उन्हें राज्यसभा का जो सभापति होता है इसलिए मिलता है उन्हें वेतन। तो सभापति उपसभापति तथा अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष उनका वेतन और भत्ता क्या क्या है, वो अनुच्छेद 97 में दिया गया। 98 में है संसद की सचिवालय, संसद का जो सचिवालय है वो 98 में प्राप्त अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 99 में क्या है, संसद द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, ठीक है, यहाँ तक अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अनुच्छेद 98, ठीक है, अनुच्छेद 98 के बारे में हमने जस्ट पढ़ा, ठीक है ना, संसद का सचिवालय होगा, ठीक है। अनुच्छेद 99 संसद के द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 100 संसाधनों में मतदान के होते हुए संसदों के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति, अनुच्छेद 100 में है, ठीक है। 108 अनुच्छेद कुछ दशाओं में दोनों सदनों का संयुक्त बैठक जो होता है 108 में होता है। और कुछ जैसे कोई भी कि बिल पारित करना हो तो उसमें जब ऐसा कंडीशन आ जाता है तो संसद कि संयुक्त बैठक बुलाया जाता है, जिसका अध्यक्षता कौन करता है ये पूछा जाता है, उसका अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया, ठीक है। 110 में है धन विधेयक होगा, ठीक है, विधेयक होगा की परिभाषा। अनुच्छेद 111 विधेयकों की अनुमति। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, ओके। अनुच्छेद 118 प्रक्रिया के नियम क्या क्या हैं, सारे 118 में है। अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, वीवीआई क्वेश्चन है ये, पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 123 संसद विशांति काल में राष्ट्रपति का अध्यादेश शक्तियाँ जो भी हैं वो अनुच्छेद 123 में है। अनुच्छेद 124 वीवीआई है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन जो भी है ये जो है अनुच्छेद 124 के तहत है। ये वीवीआई क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है, पूछा जाता है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन किस अनुच्छेद में है, 124। न्यायाधीशों का वेतन जो है अनुच्छेद 125 में है। और कार्य मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति, ये कार्य हो गया, ये होगा मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति जो है ये 126 में है, ओके। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आते हैं अनुच्छेद 125 हम जस्ट अभी पढ़ा, न्यायाधीशों का वेतन होता है। अनुच्छेद 126 कार्य मुख्य कार्यकर हो गया, कार्य मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति 126। 127 हो गया तटस्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति 127। 128 में है सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति, ठीक है, जब विशेष कोई ऐसा कोई केस आ जाता है या कुछ होता तो गवर्नमेंट के द्वारा जो रिटायर हो गए होंगे न्यायाधीश उनका जो उपस्थिति है, ठीक है। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना 129 में है। अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान। अनुच्छेद 130 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में है, उच्चतम न्यायालय का स्थान। उच्चतम न्यायालय का 131 में है उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। 130 आपको बिल्कुल याद रखना है, 130 है क्या, ठीक है। 124 तो आपको पता है
कि जो भी आपको उच्चतम न्यायालय का जो गठन है उसका 124 है, और आपको 130 जो हो जाता है उच्च न्यायालय का 124, और 130 हो जाता है उच्चतम न्यायालय का, वीवीआई है। 137 हो जाता है निर्णय एवं आदेशों का पुनर्विलोकन, ठीक है, पुनर्विलोकन जो है 137 में है। 143 में है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति जो है, राष्ट्रपति जो है हमारे उच्चतम न्यायालय से परामर्श कर सकते हैं। उसे मानना या ना मानना और राष्ट्रपति पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर परामर्श करना हो तो उच्चतम न्यायालय से वो कर सकते हैं। अनुच्छेद 144 सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता, ठीक है। 148 भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, कैग जिसे कहते हैं। 148 वीवीआई क्वेश्चन है, कितने बार मुझसे भी पूछा गया है एग्जामिनेशन का, एक बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है ये। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक महालेखक परीक्षक। अनुच्छेद 149 नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक तो होगा 148 में, ये तो कह दिया गया, उनका एक पद होगा 148 में कह दिया गया, लेकिन उनकी क्या शक्तियाँ होंगी, क्या कर्तव्य होंगे 149 में बताना तो ज़रूरी है, इसलिए 149 में, ठीक है। 148 149 आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं 148 हो गया। 148 में क्या था, भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक। 149 नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ क्या क्या है, ठीक है। 150 संघ के राज्यों के लेखन का प्रारूप। 153 राज्यों के राज्यपाल, राज्यों का जो राज्यपाल होगा, देखिए वीवीआई है 153, बहुत ही ज़्यादा वीवीआई है। 153 154 153 में राज्यों का राज्यपाल, राज्य में एक राज्यपाल होगा, राज्य में एक राज्यपाल होगा। 153 राज्य में एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 153 राज्य में एक राज्यपाल होगा। 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति उनके हाथ में होगी, राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है राज्यपाल के हाथ में होगी। 154 में है। 155 में है क्या राज्यपाल की नियुक्ति का प्रोसेस क्या है। 156 राज्यपाल की पदावधि कितने साल तक होगी। 157 राज्यपाल नियुक्ति होने के लिए अर्हता क्या क्या कंडीशंस है। 158 राज्यपाल के पद के लिए क्या क्या शर्त हैं। 159 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 159 में अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, जो भी आपको स्टेट गवर्नमेंट का जो भी कैबिनेट मंत्री होंगे वो आपको राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं, जिस तरह राष्ट्रपति राज्यपाल को सलाह दे सकते हैं। जिस तरह हमने देखा था कि राष्ट्रपति को सलाह दिया जाता है, कैबिनेट में जो सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उनके लिए, राष्ट्रपति के लिए होते हैं, उन्हें सलाह देने के लिए, ठीक है। मुझे मानना ना मानना राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है, बट सलाह देने के लिए होता है। इसी तरह राज्यपाल को मानना या ना मानना वो राज्यपाल पे डिपेंड करता है, लेकिन सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होता है स्टेट में, ठीक है। 164 हो गया मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध, ठीक है, राष्ट्रपति से ही रिलेट करता है राज्यपाल का भी, ठीक है। 165 राज्य का महाधिवक्ता, ठीक है, महाधिवक्ता, ठीक है, राज्य का एक महाधिवक्ता होगा। 165 में ये कहा गया है। 166 में क्या हो रहा है, सरकार का संचालन, राज्य सरकार किस तरह से संचालन करेगी। 167 में है राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। इसी प्रकार था कि वहाँ पे प्रधानमंत्री को मतलब कि राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री का क्या क्या कर्तव्य है। उसी तरह आर्टिकल 167 में ये दिया गया है कि राज्यपाल को जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री का क्या क्या कर्तव्य है। 168 राज्य के विधानमंडल का गठन, राज्य का जो विधानमंडल होगा उसका गठन सारा जो है 168 में बताया गया है। बहुत ही वीवीआई है ये सारा वीवीआई है 150 से लेके 168 तक। 150 में संघ के राज्य के लेखन का प्रारूप। 153 राज्यों के राज्यपाल, 153 राज्य में एक राज्यपाल होगा, राज्यपाल वाला बिल्कुल देख के जाइएगा। 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति उनके हाथ में होगी। 155 राज्य की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति। 156 राज्यपाल की पदावधि। 157 राज्यपाल नियुक्त होने की अर्हता है। 158 राज्यपाल के पद के लिए शर्तें क्या क्या हैं। 159 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान 159 में है। अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। 164 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। 165 राज्य का महाधिवक्ता, ठीक है। 166 राज्य सरकार का संचालन कैसे होगा। 167 राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध मुख्यमंत्री के कर्तव्य। और 168 क्या हो जाएगा, 168 के तहत राज्य के विधानमंडल का गठन। ओके, अब आता है अनुच्छेद 170 विधानसभाओं का संरचना, विधानसभाओं की संरचना 170 में वीवीआई है। 171 विधान परिषदों की संरचना 171। अनुच्छेद 172 राज्य के विधानमंडल की अवधि, राज्य के विधानमंडल की अवधि, ठीक है। 172 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। 177 सदनों के बारे में मंत्री और महाधिवक्ताओं के अधिकार। 178 विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वीवीआई है। 178 में विधानसभा का जो अध्यक्ष होगा और उपाध्यक्ष, सारी बातें 178 में है। 179 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना और पद से हटाया जाना, जिस तरह से आपको लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का था, सेम उसी तरह यहाँ भी प्रोसीजर होता है, लेकिन उनका अनुच्छेद अलग है, इनका अनुच्छेद 179 है। अनुच्छेद 180 अध्यक्ष के पद के कार्य की हो सकती है। अध्यक्ष का जो पद विधानसभा जो अध्यक्ष होंगे, ठीक है,
उनकी क्या कार्य होगी, क्या शक्तियाँ होंगी, सारी 180 में है। और 180 में क्या है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प पारित होने पर उसका पीठासीन ना होना। ठीक है, ये हो गया 181 में। 182 में क्या है, विधान परिषद का सभापति और जिस स्टेट में विधान परिषद दो अगर होंगे, ठीक है ना, दो सदन होंगे, तो उसी तरह विधानसभा हो गया, विधान परिषद जो होगा, विधान परिषद का सभापति और सभापति होता है। ठीक है, विधान परिषद जो होता है किसी भी राज्य में उच्च सदन होता है। जिस तरह आपको अगर हम संसद की बात करें तो उच्च सदन क्या हो गया, राज्यसभा, और सेंट्रल की बात करें तो संसद में आपको उच्च सभा क्या, राज्यसभा, निम्न सभा लोकसभा। अगर हम स्टेट की बात करें तो उच्च सभा हो जाता है विधान परिषद और निम्न सभा हो जाता है विधानसभा। ओके, यहाँ बिल्कुल आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। 183 सभापति और उपसभापति का पद जो रिक्त होने पर त्याग या पद से हटाया जाना, जो 183 में निहित है। ठीक है, आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है। अब आता है 183 सभापति और सभापति का पद रिक्त होने पर त्याग या पद से हटाया जाना, ये हो गया। 184 सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन हो सकती है, क्या क्या होती है सभापति का पद के कर्तव्य और पालन। ठीक है, 184। 185 में क्या है, सभापति उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचारधारा होने पर उसका पीठासीन ना होना, ये 185 में पढ़ चुका है। 186 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति और सभापति का वेतन और भर्ती जितने भी हैं वो 186 में है। अनुच्छेद 187 राज्य के विधानमंडल का सचिवालय, ठीक है, सचिवालय होगा, सविचाल हो गया, यहाँ पे सचिवालय होगा। ओके, सचिवालय होगा। 188 में है सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा जो लिया जाता है। 189 में सदनों में मतदान रिक्तियाँ होते हुए भी साधनों का कार्य करने की शक्ति एवं गणपूर्ति। अनुच्छेद 199 धन विदेश की परिभाषा। अनुच्छेद 200 विधायकों की अनुमति। ठीक है, अनुच्छेद 202 वार्षिक वित्तीय विवरण जो अनुच्छेद 202 में है। अनुच्छेद 213 विधानमंडलों में अध्यादेश सत्यापित करने राज्यपाल की शक्तियाँ। ठीक है, अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, हाई कोर्ट। ठीक है, अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय का अभिलेखन न्यायालय होना। और अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय का गठन के बारे में है 216। अब अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालय का गठन VVI है, इस चीज़ को आप बिल्कुल भी नहीं मिस कर सकते हैं, VVI है अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय का गठन। और राज्य के उच्च न्यायालय के बारे में चर्चा जो है 214 अनुच्छेद 214 और 216 अनुच्छेद 216 है, उसमें उच्च न्यायालय का गठन के बारे में है। ठीक है, VVI है। अब आते हैं अनुच्छेद 217 पे। ठीक है ना, अनुच्छेद 217 में क्या, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति पद्धति शर्तें क्या क्या है। अगर हम हाई कोर्ट का जो जितना भी न्यायाधीश है उसकी जो नियुक्ति पद्धति की शर्तें क्या क्या है। अनुच्छेद 221 न्यायाधीशों का वेतन जो है अनुच्छेद 221। अनुच्छेद 222 एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों का अंतरण। ओके, ये जो है आपको एक स्टेट के जो भी न्यायालय हैं उसमें से दूसरे स्टेट अगर उसको ट्रांसफ़र करना है तो उसका जितना विवरण है वो आपको अनुच्छेद 222 में है। 223 में अनुच्छेद में क्या है, कार्यकारी मुक्त न्यायमूर्ति की नियुक्ति। कार्यकारी अगर चीफ जस्टिस जो है किसी कारणवश अभी नहीं है या हटा दिया गया है तो उनकी जगह कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। अनुच्छेद 224 में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति 24 में है। अनुच्छेद 226 में कुछ रीट निकालने के लिए उच्च न्यायालयों की शक्तियाँ। बहुत ही VVI क्वेश्चन है, बहुत ही ये जो क्वेश्चन है 226 जो अनुच्छेद है 226 अनुच्छेद जो है ये BPSC PCS एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है जो थोड़ा अंदर से आ रहा है। देख रहे हैं अनुच्छेद 226 इतना कोई भी लड़का या लड़की इस चीज़ को इतना ध्यान से नहीं देख पाते हैं, इसलिए मैं बोला अनुच्छेद 226 है, कुछ रीट निकालने के लिए उच्च न्यायालयों की शक्तियाँ। अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना बिल्कुल है भारत में। ठीक है ना, तो ये जो अनुच्छेद 231 है, दो या अधिक राज्यों के एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। ठीक है, दो स्टेट हैं बट उनका जो ये है क्या बोलते हैं हाई कोर्ट है वो एक ही है। ठीक, अब आते हैं अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। जिला न्यायाधीशों की जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं उनकी जो नियुक्ति होती है वो अनुच्छेद 233 की तरह। अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय होना चाहिए। अनुच्छेद 243 में VVI है। 243 VVI है। पंचायती नगर पालिका एवं सरकारी समितियाँ अनुच्छेद 243 का तहत ये आता है VVI है। VVI आप बिल्कुल भी मिस ना करें। अनुच्छेद 244 अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 248 अवशिष्ट विधियाँ शक्तियाँ अनुच्छेद 248 में है। अनुच्छेद 252 VVI है। दो या अधिक राज्य के लिए सहमति से विधि विधान बनाने की संसद की शक्तियाँ। ओके, 252 VVI है। ठीक है, 246
26 तो वीवीआई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस तरह 252 में वीवीआई है, इसको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। ओके, उसी तरह 280 अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से वीवीआई है। अनुच्छेद 280 जो है वित्त आयोग का है, और जो वीवीआई है, ठीक है ना, वीवीआई चीज़ है जिसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना। अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 281 वित्त आयोग की सिफारिश है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग की सिफारिश है। अनुच्छेद 292 भारत सरकार द्वारा उधार लेना, भारत सरकार द्वारा उधार लेना, जो इंडियन गवर्नमेंट जो उधार लेती है, ठीक है, अनुच्छेद 292 में है। ठीक है, अनुच्छेद 293 में क्या है, राज्य द्वारा उधार लेना। देखिए 92 और 93 क्यों इंपॉर्टेंट है। 92 में क्या होता है कि भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, स्टेट गवर्नमेंट से उधार लेती है कि मुझे इतना फंड चाहिए, इतना राशि चाहिए, आप उधार दीजिए हमें। फिर 293 में क्या होता है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार को बोलती है कि हमें इतना उधार चाहिए, हमें इतनी राशि चाहिए। ठीक है, ये होता है। 292 क्या है कि भारत सरकार मांगती है राज्य सरकार से, 293 क्या है कि राज्य सरकार मांगती है भारत सरकार से। ठीक है, ठीक है। अनुच्छेद 300 का क, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार वीवीआई है। 300 का क वाला क्यों टर्म वीवीआई है, कुछ पूछा जाता है कि 300 क, 300 का ख, 300 का ग कि चारों में बताइए संपत्ति का अधिकार किस में आता है, तो ये आता है 300 का क में। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। ये सब सारे जो क्वेश्चन है क वाले, जितने भी मतलब फंसाने वाला क्वेश्चन है, जिसमें लड़का कंफ्यूज हो सकता है, लड़का या लड़की, तो ये जो है आपको ज़्यादा पीसीएस एग्ज़ाम्स, यूपीएससी एग्ज़ाम्स, जो एसआई एग्ज़ाम्स होते हैं स्टेट में, वहाँ पे पूछा जाता है ये क्वेश्चंस। अब आते 301 में है व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 309 है राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें। ठीक है, अनुच्छेद 310 में है संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि। अनुच्छेद 313 में है संक्रमणकालीन उपबंध। अनुच्छेद 315 में है राज्य सरकार के लिए लोक सेवा आयोग, राज्य सरकार के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। इस तरह सेंट्रल के लिए होता है तो राज्य सरकार के लिए भी 315 में है। 316 में क्या सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि क्या होगी, जो लोक सेवा आयोग होंगे। अनुच्छेद 317 में है लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाए जाना या निलंबित करने का जो प्रावधान अनुच्छेद 317 में है। 320 में क्या है, लोक सेवा आयोग के कृत्य क्या है, उसका 323 का क में क्या है, प्रशासनिक अधिकरण जो है 323 का क में है, और अनुच्छेद 323 का ख में क्या है, विषयों के लिए प्राधिकरण। 320 और ये जो है क और ख वीवीआई है। ठीक है, इस चीज़ को आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। ओके, जिस तरह से 280 में था हमारा वित्त आयोग का गठन, जो वीवीआई है, उसको कुछ मत छोड़िएगा आप। तो उसी तरह आते हैं हम नया नेक्स्ट में। अनुच्छेद 323 का क मैंने बताया प्रशासनिक अधिकरण वीवीआई है। उसके बाद आपको अनुच्छेद 323 का ख अन्य विषयों के लिए प्राधिकरण वीवीआई है। अनुच्छेद 324 निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना 324। अनुच्छेद 329 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन 329। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए संस्थानों का आवरण, कितना भी सीट उनको मतलब मिलेगा, क्या मतलब सीट का परसेंटेज रहेगा, वो सारा अनुच्छेद 330 के अंतर्गत है। 331 में क्या, लोकसभा में आंग्ला भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व जो करते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है ना। 332 में है राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान का आरक्षण जो होता है, ये 332 में वीवीआई है। यहाँ से जो स्टार्ट होता है 324 से 352 वीवीआई है। मैं आपको बिल्कुल बोलूँगा ये जितने भी हैं बहुत ही वीवीआई हैं, इसको बिल्कुल मिस ना करें आप। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं। 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। ठीक है, 331 में हो गया लोकसभा में आंग्ला भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। 332 में हो गया राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। और अनुच्छेद 333 में हो गया राज्य का विधानसभा में आंग्ला भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। ठीक है, यहाँ तक हो गया। 300 अगर हम 34 में आते हैं, 343 और 344 में आते हैं अनुच्छेद में संघ की परिभाषा और राज्यसभा के संबंध में आयोग और संसद का समिति क्या होता है 324 और 344 में। 350 का क में क्या है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। 350 का क। 351 में क्या होता है, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। 351 वीवीआई। देखिए हम लोग का जो मातृभाषा, कुछ भारत का मातृभाषा कुछ भी, हमारा मातृभाषा कोई नहीं है। हमारा जो मातृभाषा कुछ भी नहीं है। हिंदी हमारा एक राष्ट्रीय भाषा, मातृभाषा नहीं है। ठीक है ना। एक भाषा है, इसे हम मातृभाषा नहीं कह सकते हैं। सॉरी अगर मैं बात करूँ, सॉरी मिस्टेक हो गया। अगर मैं बात करूँ हिंदी हमारी मातृभाषा, राष्ट्रीय भाषा इसे हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि भारत का राष्ट्रीय भाषा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। इसलिए हम कह सकते हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी नहीं है। तो यहाँ बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना आपको। मैं थोड़ा सा टंग स्लिप हो गया था, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है ना।
हो जाता है कभी कभी, बोलते बोलते थोड़ा सा कुछ गलत हो जाता है, तो मैं कोशिश करूँगा अगर ऐसा कुछ गलती हो जाता है तो मैं फिर उसे अच्छे से रिकवर कर लूँगा, ठीक है ना। 351 हो गया हिंदी भाषा के विकास के निर्देश, और 352 में हो गया आपात की उद्घोषणा का प्रभाव। 352 आपातकाल में उद्घोषणा की प्रभाव। 352 तो VVI है, 351 और 352 VVI है। ओके। अनुच्छेद 352 आपात की उद्घोषणा प्रभाव अभी जस्ट पढ़ा हमने। 51 और 52 हिंदी भाषा, 52 में फिर आपात की उद्घोषणा। 56 VVI राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर दिशा में उपबंध। जब आपको जो ये आपातकाल लगता है, जब राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर राष्ट्रपति शासन लगता है, ये 356 अनुच्छेद में, ठीक है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात के बारे में उपबंध। वित्तीय आपात के बारे में उपबंध, जो भी आपको वित्तीय आपात हो जाता है, आपातकाल होता है, जिसके बारे में उपबंध लिखा हुआ है, जब आपातकाल आता है राष्ट्रपति इसका निर्णय लेते हैं और राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं, ठीक है। आपातकाल लगता है अनुच्छेद 360। और 352 में हो गया अगर कोई युद्ध हो गया या कोई मतलब कि बाहर में कोई युद्ध हो गया, तो उस सिचुएशन में 352 के तहत आपातकाल लगाई जाती है, ठीक है। कोई बाहरी दुश्मन अगर अटैक कर देते हैं, युद्ध की स्थिति बन जाती है, उस तरह आपात की उद्घोषणा का प्रभाव किया जाता है। 352 में। 356 में राज्य के असंवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर दशा में उपबंध। राज्यपाल जो है वो एक नोटिस मतलब कि लिखित देंगे आपको राष्ट्रपति के पास कि राज्य की स्थिति बहुत ही गंभीर है, आप यहाँ पे प्लीज़ राष्ट्रपति शासन को लगाएं, तो वहाँ पे आपातकाल लगा कर राष्ट्रपति शासन को लगाया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद अनुच्छेद 368 संविधान का संशोधन करने में संसद की शक्ति और प्रक्रिया। संविधान का संशोधन VVI संविधान का संशोधन जो होता है यह आर्टिकल 368 के तहत होता है, जो बहुत ही VVI क्वेश्चन है, कितना जाने कितने एग्जाम्स में आ चुका है। उससे पहले एक 370 भी था, जिसे हटा दिया गया, जो ये आपको कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता था, लेकिन उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे कि उसे हटा दिया गया, ठीक है। अब आते हैं 377 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध। भारत का जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षण होगा क्या का, उसका उपबंध के बारे में 377 में, और 378 में लोकसेवा आयोग के बारे में, 378 में, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हुए, ठीक है। आप प्लीज़ इसे देखिएगा, बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है। एक ही वीडियो में मैंने कोशिश किया कि ऐसे ऐसे आर्टिकल्स लेके आऊँ जो आपसे मिस ना हो, एग्जामिनेशन में आपको कहीं भी कोई किसी तरह का कन्फ्यूजन ना हो। एक कंप्लीट वीडियो होना चाहिए जहाँ पे आपको सारा कुछ मिल जाए, कि आपको इधर उधर देखना ना पड़े, ठीक है। तो क्योंकि एग्जामिनेशंस का ये ट्रेंडिंग टॉपिक रहता है पॉलिटी का, तो इसलिए मैं नहीं चाहता था कि आपसे कोई भी कन्फ्यूजन हो एग्जामिनेशंस में, इसलिए मैं टॉपिक को लेके आऊँ आपके सामने। मैं वही टॉपिक लाऊंगा जो ऑथेंटिक होंगे और एग्जामिनेशंस में जो बहुत ही ज़्यादा आपको बेनिफिट प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोग घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे, घर वालों के साथ होंगे। अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए। इस माहौल में हम एक दूसरे का साथ दे के ही मतलब इस परिस्थिति से निकल सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, पढ़ाई को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, पढ़ाई को कंटिन्यूसली करते रहना है, ओके। अपने रिदम को नहीं तोड़ना है पढ़ाई के लिए, पढ़ाई के प्रति। और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।